औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का वो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पहला क्वेश्चन और उसके 8 पार्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने बुक को खोल देता हूं जी। एक्सरसाइज नंबर 1.6 और ये पहला क्वेश्चन है जी, यूज मैट्रिसेस। मैंने पहले बताया था मैट्रिक्स का प्लूरल जो है वो मैट्रिसेस होता है। इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, टू सॉल्व, क्या करना, हल करना, इसका सोल्यूशन निकालना। ठीक है, द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की या लीनियर इक्वेशन की आपको डेफिनेशन दे चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे सिस्टम्स आपको दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस के, इनको आपने सॉल्व करना अगर मुमकिन हो तो। इस बात पे गौर करना, इफ पॉसिबल क्यों कहा इन्होंने। तो इफ पॉसिबल के अंदर एक दुनिया आबाद है, वो ये है कि अगर कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, अगर कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, तो फिर हुजूरे वाला आप मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल से इन सिस्टम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो देयरफॉर अगर कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताया ना मैंने, वो डिटर्मिनेंट की बेसिस के ऊपर हम लोग मैट्रिसेस को क्लासिफाई करते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो वो सिंगुलर होता है। तो मैं अगर सादा अल्फाज में या ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि आसान बना के आपको बताऊं, तो बेटा याद रखिएगा कि वो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स या वो सिस्टम जिसके कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए या वो सिंगुलर हो, ऐसे सिस्टम का सॉल्यूशन मैट्रिक्स इन्वर्जन से या क्रैमर रूल से पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, वो क्यों नहीं होगा इंशाल्लाह मैं भी आपको आगे बताता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 किससे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स इन्वर्जन से ये 8 सवाल हम लोग करेंगे और फिर क्रैमर रूल से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका शॉर्ट कोर्स है ना कोरोना वायरस के दिनों में, जो भी आजकल 4 बजे स्मार्ट कोर्स भी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 8 सवाल है। तो इंशाल्लाह हम इनको आज डिस्कस करते हैं। पहला सवाल मुझे लिखवा दीजिएगा। पहली इक्वेशन उम्र याद कर ले, जेन में रख ले, और दूसरी जो है वो हसनैन देख ले। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन क्या है जी? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन लिखवा दीजिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बेटा मैं इस सवाल को आपको किससे करवाऊंगा? मैट्रिक्स इन्वर्जन से। ये बात ज़हन में रख लें। ठीक हो गया। मैट्रिक्स इन्वर्जन का पहला स्टेप क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि हाँ जी, डिटेल में सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे जाना है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है? डायरेक्ट यहां पे सॉल्यूशन डालना और पहला स्टेप परफॉर्म कर देना है। क्या लिखना है जी? मैट्रिक्स फॉर्म। क्या बनेगी इसकी मैट्रिक्स फॉर्म? ये जो नंबर्स लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, 2 माइनस 2 3 प्लस 2 आया ना, तो ये कोफिशिएंट्स आपने लिखने हैं। 2 लिखा, माइनस 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, ये एक मैट्रिक्स बन गया आपके पास। और इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये डिसाइड करेगा कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपने फिर एक मैट्रिक्स लिखना है जिसके अंदर ये x आ जाएगा, y आ जाएगा। x और y का एक कॉलम बनेगा। क्या? x और y। फिर इक्वालिटी आएगी और क्या आ जाएगा? 4 और 6। प्रॉब्लम किसी।
इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं। ये है पहला स्टेप। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जो पहला स्टेप है वो क्या है कि आपने जो सिस्टम आपके पास मौजूद है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है। उसकी क्या लिखनी है? मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है। जब मैट्रिक्स फॉर्म लिख लो तो उसमें जो कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं, जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, हम उसे किसका नाम दे देते हैं? कैपिटल ए का। किसका? इस मैट्रिक्स को हम लोग किसका नाम दे देते हैं? कैपिटल ए का। यहां हम कर लेंगे लेट, ये जो मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 -2 3 2। ठीक हो गया? कॉमन। अब ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें वेरिएबल्स हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं। आपको ये बात याद है ना कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं कैपिटल एक्स डाल रहा हूं। अंदर देखें स्मॉल एक्स भी आ रहा है, स्मॉल वाई भी आ रहा है, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल लेटर से शो करते हैं और जो मैट्रिक्स का नाम है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और उसके बाद क्या बेटा? कैपिटल बी। क्या? 4 और 6। प्रॉब्लम किसी को? मेरी बात समझ आई? अब आप इसको बेशक इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, स्मॉल ए का, इसको स्मॉल बी का नाम दे दें, इसको स्मॉल सी का नाम दे दें। ठीक हो गया? यहां तक किसी को मसला हो तो पूछो मुझसे। एनी कंफ्यूजन? अब आपने क्या करना, इसे सपोजिशन स्टेप कहते हैं। कौन सा स्टेप? पहला था मैट्रिक्स फॉर्म, दूसरा था ये सिंबलाइजेशन भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें हमने पहली बात क्या की है? मैट्रिक्स को सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। सपोज कर लिया कि जो हमारा पहला मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, हमने कैपिटल ए कह दिया, वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स कह दिया, और कांस्टेंट्स के मैट्रिक्स को हमने कैपिटल बी कह दिया। ठीक हो गया? अब क्या करना है? ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है ना, 3, सुन रहे हो मेरी बात? इस इक्वेशन नंबर 3 में जहां पर ये मैट्रिक्स आ रहा वहां पे कैपिटल ए डाल देंगे, जहां पे ये मैट्रिक्स आ रहा वहां पे कैपिटल एक्स, क्योंकि हम कह चुके हैं ये कैपिटल एक्स है, और यहां पे क्या डाल देंगे? कैपिटल बी डाल देंगे। तो अब मैं यहां पे क्या लिखने लगा हूं? बाय यूजिंग ए बी सी इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज। ठीक हो गया? अब इक्वेशन नंबर 3 को हम लिख सकते हैं इन 3 इक्वेशंस को यूज करके। यहां पे ये मैट्रिक्स आ रहा, वहां पे ए आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, पहले ए आ गया, फिर कैपिटल एक्स आ गया इक्वल टू बी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। प्रॉब्लम किसी को? चेक करो, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? कैपिटल ए, बीच में कुछ नहीं था ना, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया? कैपिटल एक्स इक्वल अपनी जगह पे, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया? कैपिटल बी। यही इक्वेशन बनी। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? अब बेटा मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, डिटेल में समझा चुका हूं, लेक्चर नंबर 33 के अंदर डिटेल में बता चुका हूं कि ये वाली जो फॉर्म है आपके पास, सिंबॉलिकल फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस की कौन सी फॉर्म है? सिंबॉलिकल फॉर्म। अब हमने इसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? इन्वर्जन फॉर्म में। किस फॉर्म में? इन्वर्जन फॉर्म में। दरमियान के मैं सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इस फॉर्म से इन्वर्जन फॉर्म पे कैसे जाते हैं, तो बेटा आप मेरा लेक्चर नंबर 33 सुन लें। मैं यहाँ पे सिर्फ क्या डालूंगा? दिस इंप्लाइज दैट का साइन डालूंगा। और ये जो कैपिटल ए है, ये एक्स के किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। जब ये इधर जाएगा तो इधर भी लेफ्ट साइड पे ही आएगा। ठीक है, वैसे हम कहते हैं जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है, वहां जाके क्या होती है? जैसे 2x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ? 9 लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। ऐसे करते हैं ना। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मैट्रिसेस में डिवीजन हमने कोई नहीं पढ़ी। मैट्रिसेस में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? मैं ये चाहता हूं ये कैपिटल ए यहां पे ना रहे, बल्कि इधर आ जाए, क्योंकि मुझे एक्स फाइंड करना है, इसमें मौजूद स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। जब ये कैपिटल ए यहां से इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्स ऑफ कैपिटल ए बन जाएगा। कैसे बनेगा इसकी डिटेल्स आपको लेक्चर नंबर 33 में मिल जाएंगी, आप जाके सुन सकते हैं। ठीक हो गया? अब दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। प्रॉब्लम किसी को?
सिंबॉलिकल फॉर्म लिख के इनवर्जन फॉर्म लिख दी। और याद रहे अगर यहाँ पे आपका जो ए है कैपिटल ए वो लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड से आके मल्टीप्लाई होगा लेकिन उसका इनवर्स। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर कितनी चीजें मौजूद है। ठीक है, 3 चीजें, कैपिटल एक्स, कैपिटल ए का इनवर्स और कैपिटल बी। हमारे पास कैपिटल एक्स भी है, ठीक है, कैपिटल बी भी है, लेकिन ए है, ए का इनवर्स नहीं है, ए का। तो अब जो ज्यादातर काम होगा वो ए के इनवर्स पे काम होगा बस। और ए का इनवर्स फाइंड करने के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो अब हम लोग इस ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। तो पहला स्टेप क्या होता है? नाउ वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया? ये क्या था? 2 - 2 3 2 2 - 2 3 2। क्लियर हो गया? अब हम लोगों ने क्या करना है? डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे, 2 × 2, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को। तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the माइनस, दोनों के साइन डिफरेंट है, पहले माइनस आएगा, 3 to the 6। सो डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 4 + 6। ठीक हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू पॉजिटिव 10। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल फाइंड adjoint of capital A. Adjoint of matrix capital A is equal to adjoint of A की क्या वैल्यू है? 2 - 2 3 2 2 - 2 3 2। ठीक हो गया? मैंने इसी को ट्रांसलेट किया है, एडजॉइंट लिखा और फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जब ये एडजॉइंट इस पे अप्लाई होगा तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए विल बी व्हाट? क्या आ जाएगा? जो प्राइमरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करेंगे दोनों की। तो यहाँ पे B2 और यहाँ पे B2, अब दोनों एक जैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनके साइंस चेंज होंगे। ये जो 2 था माइनस था प्लस हो जाएगा और 3 माइनस हो जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? ठीक हो गया? हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 आई थी और ये इक्वेशन नंबर 7 आई है। ठीक हो गया? अब बच्चे हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लिख के उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो नाउ वी विल फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। So A inverse is equal to 1 divided by determinant of A multiplied with adjoint of A। ठीक हो गया? A inverse is equal to 1 divided by determinant of A की वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो ये आप जहाँ से इक्वेशन नंबर 6 से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? 10 डाल दिया। ठीक हो गया? मल्टीप्लाइड विद, अब एडजॉइंट ऑफ A की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या? 2 2 3 -3 2 2 2 -3 2। क्लियर हो गया? यहां मैं साइड पे लिख देता हूं पुटिंग वैल्यूज किस किस की? ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो ये चीज बन गई है। किस फार्मूले में? इस फार्मूले में। ठीक हो गया? मसला किसी को? इसको हम इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देते हैं। अब वापस हम इनवर्जन फॉर्म पे जाते हैं। इस मेथड को इनवर्जन मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का इनवर्स यूज होता है। ये 5th इक्वेशन की वजह से इसका नाम मैट्रिक्स इनवर्जन है। ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैपिटल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बस। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होगी, नथिंग मोर देन दिस। ठीक हो गया?
तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ कैपिटल X, A इनवर्स एंड कैपिटल B इन इक्वेशन नंबर 5। यही थी। अब आ जाओ यहां पे, अब मैं यहां पे लिखता हूं बिकॉज इक्वेशन नंबर जो 5 है उसमें कैपिटल X बराबर किसके, A इनवर्स मल्टीप्लाइड विद B एंड दिस इज द 5th इक्वेशन। अब कैपिटल X जो है उसकी क्या वैल्यू है, कुछ याद है आपको, स्मॉल x स्मॉल y। आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कैपिटल X की जो वैल्यू है वो स्मॉल x स्मॉल y है। अब कैपिटल B की क्या वैल्यू है, 4 6। तो ये वैल्यू हम कैपिटल B की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन वो तो बाद में आ रहा है, पहले A इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो क्या, 1/10। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, किसकी जगह पे, A इनवर्स की जगह पे। तो क्या आ जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाइड विद 2 2 -3 2। प्रॉब्लम किसी को। फिर अब हमारे पास जो कैपिटल B की वैल्यू है 4 और 6। सो अब हम यहां पे वैल्यू डाल देंगे, ठीक हो गया। प्रॉब्लम किसी को। अब बचे स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू 1/10। नंबर पहले मल्टीप्लाई नहीं करना अंदर, ठीक हो गया। अब हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और सवाल पैदा होता है क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स देखते हैं, दूसरे की रोज देखते हैं। अब पहले में कितने कॉलम्स हैं, 2, और दूसरे में कितनी रोज है, दूसरे में रोज कितनी है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसमें कॉलम्स कितने, 2, 1 और 2। सो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें कॉलम ही एक है। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को सिर्फ एक दफा एक खास तरतीब में लिखेंगे, जो कि मैं मुसलसल आपको बताता हुआ चलता आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, पहले हम 2 लिखेंगे, उसके साथ एक एम्प्टी ब्रैकेट डाल देंगे, प्लस फिर हम दोबारा 2 लिखेंगे क्योंकि ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। दोबारा हम एक खाली ब्रैकेट डाल देंगे, फिर यहाँ पे हम -3 लिखेंगे, फिर एक खाली ब्रैकेट डाल देंगे, प्लस फिर हम 2 लिखेंगे और खाली ब्रैकेट डाल देंगे। आगे क्योंकि कोई कॉलम नहीं है लिहाजा हम इसको क्लोज कर देंगे। अब फर्स्ट कॉलम जो है उसका पहला एलिमेंट क्या है, 4। तो यहाँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, तो स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू 1/10। 4 to the 8, 6 to the 12। तो क्या आ जाएगा, 8 + 12। फिर क्या, 4 × 3, लेकिन साइन दोनों के क्या डिफरेंट है, -12 आएगा, और 6 to the 12 +12 आ जाएगा, ठीक है। -12 + 12, ठीक हो गया। प्रॉब्लम किसी को, स्मॉल x स्मॉल y 1/10 8 + 12 -12 + 12 ब्रैकेट्स ओपन की है, ठीक है बच्चों। तो इनके साइंस चेंज नहीं हुए। अब ये से कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। स्मॉल x स्मॉल y 1/10 8 + 12 रिजल्ट इज 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 1/10 को अंदर जाके हर चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाइड विथ 20, 1/10 मल्टीप्लाइड विथ 0। सो द रिजल्ट इज स्मॉल x स्मॉल, जी बेटा इधर ब्रैकेट, चलो ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 और 0 आ गया। अब आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 में याद करवाऊं, तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या थी, वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो और मैचिंग पोजीशन एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। अब ये इक्वल है, जब ये इक्वल है तो इनके मैचिंग पोजीशन एलिमेंट्स क्या होंगे,
सेम होंगे. So by using the definition of equality of matrices, by using definition of equal matrices. क्या डेफिनेशन इक्वल मैट्रिसेस की कि ये जो x है किसके बराबर आ जाएगा 2 के और y किसके बराबर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0. क्लियर हो गया. हेंस जो सोल्यूशन सेट आएगा आप लोगों के पास वो क्या आएगा x, y. अब x की क्या वैल्यू है 2 और y की क्या वैल्यू है 0. x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दियो, y की जगह पे 0 एंड दिस इज योर रिजल्ट. प्रॉब्लम किसी को. ठीक है जी. तो अब बेटा मैक्सिमम बच्चे जो है उन्हें ये नहीं पता होता मैंने आंसर ठीक निकाला गलत निकाला है. ठीक है. और पेपर में फिर वो चिट्ठे लेके जाते हैं, ऐसा ही है ना. तो फिर उसके ऊपर कुछ लिखा भी होता है और बाद में फिर वो जलील भी होते हैं बेचारे. तो मैं आपको एक बात कहूंगा, जो आप आंसर निकाल लेना, ठीक है, ये मैं आपको वैसे ये स्टेप बता रहा हूं कि आपका आंसर ठीक आया या गलत आया. यहां तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है. अब अपने तौर पर आपने ये चेक करना मेरा आंसर ठीक है या नहीं, मेरा आंसर ठीक है या नहीं. तो आपने ये चेक अपने लिए कर लेना, अपने लिए, कि मैंने रिजल्ट ठीक निकाला या नहीं निकाला. सिस्टम क्या था जी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या थी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या था 2x माइनस 2y. नहीं समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं. 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 और उसके बाद 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. अब हमने ये चेक करना क्या ये जो हमारे पास सेट आया है जिसके अंदर एक पॉइंट मौजूद है 2,0, क्या ये इसका सोल्यूशन है. किसी एक इक्वेशन में ना, किसी एक, चाहे दो में चेक कर लो, किसी एक इक्वेशन में x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह पे 0. देखो दोनों साइडें इक्वल आती है. तो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1 में कर रहा हूं. ठीक है. आप 2 में करके चेक कीजिएगा. देखें क्या आएगा 2 एज इट इज. x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स y की जगह पे क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 4. ठीक हो गया. अब 2 टू द क्या आ गया 4 आ गया. माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 आंसर क्या आ गया 0. अब चेक करें 4 माइनस 0 4 ही होता है ना. दोनों साइडें इक्वल आई या नहीं आई. सो आपका सोल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक आया. आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक आया. ठीक हो गया. ये काम बेटा फिर बता रहा हूं, ये वाला काम आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है. ठीक है. ये मैंने चेक किया कि मेरा रिजल्ट ठीक आया या नहीं आया. आप अगर ये करके चेक करना चाहो, इससे आपकी नकल से जान छूट जाएगी ना. अकल इस्तेमाल करो तो नकल नहीं करनी पड़ेगी. ठीक हो गया. तो इन दिस वे यू कैन चेक कि आपका रिजल्ट गलत है या ठीक है. हो सकता है बुक के पीछे आंसर गलत हो, मिसप्रिंटिंग हो सकती है ना. तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई मेरा आंसर ठीक है या नहीं. अगर तो आपका रिजल्ट जो है वो आपके जो सिस्टम है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस मीन्स आपका रिजल्ट ठीक है. ठीक है. तो इसी के साथ अभी लेक्चर क्लोज करता हूँ. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.